हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 17 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कौन बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो वो लेंगे सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम बनेंगे विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। आईसीसी द्वारा किसे मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो संजू सैमसन और अमेलिया केर को। विस्डन क्रिकेटर अलमैक 2026 पुरस्कार में किसे लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है? तो ये चुना गया है मिशेल स्टार को मेल कैटेगरी में और दीप्ति शर्मा को फीमेल कैटेगरी में। और भी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है अभिषेक शर्मा को। विजडन ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेट में चुना गया है ऋषभ पंत को। और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है 5 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें से 4 जो है इंडिया के। उनमें है शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत। आयुष मंत्रालय के CCRS के अंतर्गत आने वाला पहला संस्थान कौन बना है, जिसे ISO 15189 2022 मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये हुई है, उसे मिला है CARI इंस्टीट्यूट बेंगलुरु का। नासा के आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के चालक दल को चंद्रमा के चारों ओर ले जाकर वापस आने वाला ओरियन कैप्सूल को क्या विशिष्ट नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है इंटीग्रिटी। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इन चेंजिंग लेबर मार्केट जारी किया गया है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। म्यांमार के नेपियाडो में एक स्कूल निर्माण परियोजना के लिए भारत द्वारा हाल ही में किया गया समझौता भारत की किस विदेशी नीति रूपरेखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है? तो ये किया गया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बेसिस पे। आरबीआई की उत्कर्ष 2029 रणनीति का कौन सा विशेष प्रोजेक्ट भारत की मुद्रा प्रबंधन प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है? तो प्रोजेक्ट सा मुद्रा। मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत 16 मेडल के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो सेकंड। फर्स्ट पे रहा है कजाकिस्तान। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संविधान संशोधन बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है? तो अभी जो 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके लिए जो है संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। आइए इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है कुछ लोकतांत्रिक ढांचा है जो भारतीय का, उसमें चेंज किया जा रहा है। जैसे कि एक है लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का है, दूसरा बिल है परिसीमन से रिलेटेड, और तीसरा है महिला आरक्षण को लागू करना। तो महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो महिला आरक्षण कानून है, इसका संशोधन जो है विधेयक पारित किया गया है। बेसिकली अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें तो ये 106 नंबर का संविधान संशोधन था, जो कि सितंबर 2023 में संसद के द्वारा पारित किया जा चुका है। ठीक है, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लोकसभा और राज्यसभाओं की जो विधानसभाएं हैं, जैसे लोकसभा है और राज्य की जो विधानसभा है, उसमें महिलाओं का आरक्षण 33% बढ़ाना था, प्रदान करना था। ठीक है, 33% आरक्षण महिलाओं को देना था। मतलब ये बेसिकली इसमें मुख्य प्रावधान ये था कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखना था। और इसकी ये जो आरक्षण की अवधि स्टार्टिंग में 15 वर्ष के लिए होगी, बाद में से संसद में कानून बनाकर इसको बढ़ाया जाएगा। बेसिकली सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक ये पूरी तरीके से लागू करना है। मतलब ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये पहले ही जो है ये बिल जो है एक्ट बन चुका है, लेकिन इसका जो है अमेंडमेंट करके, मतलब संशोधन करके अभी ये फिर से पेश किया गया है। ठीक है, दूसरा है परिसीमन विधेयक, जिसको डेलिमिनेशन बिल कहा जा रहा है। इसमें बेसिकली जो लोकसभा सीट है उसमें सीटों की संख्या में वृद्धि करना है। जो अभी जो है बेसिकली जो लोकसभा की सीटों की संख्या अभी 543, इसको बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों की बात करें तो राज्यों की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 815 है, इसको बढ़ाकर जो कुल सीटों की संख्या जो है 815 तक, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 35 तक बढ़ाई जा सके, इसकी जो है
इसको इसमें पेश किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रखा जाएगा कि लोकसभा में जो है लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और ये जो सीटों का जो आरक्षण जो दिया जाएगा या सीटें जो बढ़ाई जाएँगी, इसके लिए जो है केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आधार पे ये डेलिमिनेशन जो है, ये कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है? अब डेलिमिनेशन जो बेसिकली होता क्या है? जिसको हम परिसीमन कहते हैं। परिसीमन बेसिकली ये प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएँ तय या पुनर्निर्धारित की जाती। जैसे कोई स्टेट है, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं बेसिकली जो हर स्टेट है उसके छोटे-छोटे जो है पार्ट डिवाइड किए जाते हैं कि जनसंख्या के आधार पे यहाँ से एक जो है एमएलए खड़ा होगा या यहाँ से एक एमएलए यहाँ से खड़ा होगा। तो इस तरीके जो जनसंख्या के आधार पे स्टेट का या फिर कंट्री का जो डिवाइड किया जाता है क्षेत्रीय आधार पे और वहाँ पे जो है सीटें निर्धारित की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिसीमन कहते हैं। इसका जो संविधान इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे ज़िक्र है? आर्टिकल 82 में जो है लोकसभा सीटों का जो है परिसीमन के बारे में ज़िक्र है। आर्टिकल 170 राज्य विधानसभा सीटों के परिसीमन का ज़िक्र है। आर्टिकल 327 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है और आर्टिकल 330 एससी-एसटी आरक्षण जो है लोकसभा में लागू करता है, उनके लिए सीटों की संख्या और आर्टिकल 332 एसटी-एसटी आरक्षण विधानसभा के लिए की बात की गई है। जो डेलिमिनेशन कमीशन है ये पार्लियामेंट एक्ट के बाद जो है मतलब जो पार्लियामेंट को जो इस कानून बनाने की शक्ति है ना आर्टिकल 327 इसी के तहत जो है पार्लियामेंट एक्ट के तहत डेलिमिनेशन कमीशन बनाया जाता है। इसमें बेसिकली 3 लोग होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर होते हैं और कंसर्न्ड स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर भी इसके मेंबर होते हैं। इंडिया में डेलिमिनेशन कमीशन कब-कब बना है? 1952 में जो है फर्स्ट डेलिमिनेशन कमीशन बना, 1963 में सेकंड बना, 1973 में थर्ड बना और 2002 में फोर्थ कमीशन बना, जो कि 2001 सेंसस के बेसिस पे बना था। लेकिन जो है इसके बाद 2001 के बाद जो है डेलिमिनेशन कमीशन बनाने पर रोक लगा दिया गया क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके तहत डेलिमिनेशन जो परिसीमन है इसको रोक लगा दिया गया था 2001 तक। फिर उसके बाद जो है 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है? जो कि ये डेलिमिनेशन कमीशन पर फिर से रोक लगाता है कब तक? 2026 तक। तो इसका रीज़न ये दिया गया कि अभी जो है पॉपुलेशन जो कंट्रोल एफर्ट है स्टेट के द्वारा वो अभी हो नहीं पा रहा इसलिए हम इस कमीशन को अभी हम नहीं गठन कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक जो है जो भी चल रहा है वो चल रहा है 1973 में जो कमीशन आया था उसी के बेसिस पे। लेकिन अभी जो है करंट जो डेलिमिनेशन है वो 2001 के बेसिस मतलब लोकसभा में जो भी सीटें हैं, ये जो लास्ट बना था 2001 बेसिस के सेंसस पे उसी पे जो है सीटों का बँटवारा हो रखा है। लेकिन ये 2026 तक रोक लगा हुआ है। अब 2026 में इसलिए अभी फिर से जो है विशेष सत्र बुलाया गया है क्योंकि जो डेलिमिनेशन पे जो रोक लगा था उसकी अवधि 2026 जो कि कंप्लीट हो रही है। तो इसी के लिए जो है नेक्स्ट डेलिमिनेशन बुलाने स्टार्ट करने के लिए उसका गठन करने के लिए जो है अभी विशेष सत्र बुलाया गया है जो संसद में चल रहा है। लेकिन विपक्ष के द्वारा जो है इसके लिए जो है बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि उनका ये कहना है कि जो ये अभी जो सरकार जो बात कर रही है डेलिमिनेशन कमीशन बनाने के लिए उसके लिए सेंसस कौन सा यूज करें 2011 की। विपक्ष का कहना है कि अभी जो 2027 की जनगणना हो रही है उसके कंप्लीट होने पर क्योंकि उसमें कास्ट सिस्टम को भी इंक्लूड किया जा रहा है तो उसके बेसिस पे डेलिमिनेशन कमीशन का गठन होना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य देश का चौथा राज्य होगा जिसके द्वारा यूसीसी समान नागरिक बिल लागू किया जाएगा? तो अब जो बन रहा है चौथा जो राज्य बन रहा है वो है छत्तीसगढ़। तो पहला कौन था? पहला तो गोवा में पहले से है, दूसरा उत्तराखंड था और थर्ड था गुजरात, ठीक है? तो
इन तीनों राज्य गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब छत्तीसगढ़ में ये लागू होगा और छत्तीसगढ़ देश का चौथा राज्य बनेगा। इसके लिए जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, जो कि उत्तराखंड और गुजरात, इनके लिए भी जो है यूसीसी बिल लागू करने के लिए जो कमेटी की अध्यक्ष बनी थी, वो भी रंजना प्रकाश देसाई भी बनी थी। तो अभी जो है छत्तीसगढ़ में जो यूसीसी बिल लाया जाएगा, उसके लिए जो अध्यक्षता की कमेटी जो करेंगी, वो भी रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। और इस कमेटी में आम नागरिक संगठन और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसका मतलब ये है कि भारत के सभी नागरिक के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून, जिसको पर्सनल लॉ है, उसको लागू करना है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से है। इसमें विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और संपत्ति से संबंधित मामलों को नियंत्रित किया जाता है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 44 में है, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत। ठीक है, ये जो है इसकी अगर हम बात करें आर्टिकल 44, आप लोग सब जानते होंगे। तो डीएसपी है, वो कानूनी रूप से एनफोर्सेबल के अंतर्गत नहीं आता। सिर्फ जो फंडामेंटल राइट है वो एनफोर्सेबल है, लेकिन जो डीपीएसपी है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, बल्कि सरकार के लिए एक जो है मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह काम करता है। सबसे पहले जो है गोवा में पहले से लागू था। ये पुर्तगाल के शासन काल से समय से ये लागू है। किसके अंतर्गत? पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के तहत यहाँ पे सभी धर्मों के लिए समान है। ठीक है। दूसरा लागू किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। ये पहला राज्य बना था आजादी के बाद जिसने यूसीसी बिल लागू किया है। इसके द्वारा 2024 में पारित हुआ था और 27 जनवरी 2025 से इसे लागू किया गया। दूसरा बना गुजरात, जो कि अप्रैल 2026 में लागू किया गया है, और ये उत्तराखंड के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है। और अब है चौथा बनेगा छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी 2026 की सूची में भारत से किसे शामिल किया गया है? तो भारत से शामिल किया गया सुंदर पिचई, रणवीर कपूर और विकास खन्ना को। ऑल ऑफ द अबव सही है। ठीक है। तो इसमें जो है विशेष रूप से वित्त, मनोरंजन, प्रौद्योगिक, खेल, सामाजिक कार्य और शिक्षा जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई जानी मानी हस्तियों को शामिल किया गया है। इनके अलावा कुछ और भी नाम है। ये तो इंडियन भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा रॉल्फ लॉरेन, केट हडसन, एथन हॉक, मार्क केली और हिलेरी नाइट जैसे नाम है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति, शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, नील मोहन यूट्यूब के सीईओ, ये सब शामिल। लेकिन इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है, इनको शामिल नहीं किया गया इसमें। ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गेट से केवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिकी संस्था टीसी कैलेंडर के द्वारा 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस 2025 की लिस्ट में पहला स्थान रोज को दिया गया था। ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा सयाल को डेम हुड से सम्मानित किया गया था। ब्रिटेन की ही रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के द्वारा भारतीय मूल अमेरिकी खगोल शास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिनका नाम है ग्रेका मार्शल, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। एवेंडेंस वेल्थ ह्यूरन इंडिया अंडर 40 सीरीज 2025 के अनुसार सबसे युवा महिला उद्यमी बनी थी श्रेया मिश्रा। इसके अलावा जो है भारतवंशी जो है ऋषभ राठौर को नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल नॉमिनी और गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्वांटम दिवस 2026 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के जो कहाँ पे हुआ है? ये अमरावती में। ठीक है। तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया गया, क्योंकि 14 अप्रैल को जो है हम विश्व क्वांटम दिवस मनाते हैं। इसमें बेसिकली 2 जो है टेस्ट बेड बनाए गए। एक है अमरावती 1S, ये एसआरएम यूनिवर्सिटी में एक ओपन एक्सेस शिक्षा और रिसर्च सेंटर है। दूसरा है अमरावती IQ1Q, ये जो है मेधा टावर्स में स्थित है। ये बेसिकली इंडस्ट्री और स्टार्टअप हब है।
केंद्र क्वांटम, ये बेसिकली होता क्या है क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी? ये केंद्र जो है क्वांटम हार्डवेयर के प्रशिक्षण, मानकीकरण और टेस्टिंग, स्टरलाइजेशन और सर्टिफिकेट जो होता है, ये सारी चीजें वो सब कुछ एक जगह ही प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इस तरह का सेंटर अभी बना है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखें तो 30 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 की बैठक विशाखापट्टनम में हुई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली गेको पाई गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश में डाडा डरी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई थी। यहाँ का पेंडू खाड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया था। भारत का पहला ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला यहीं रखी गई थी। यहाँ के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर रेलवे का पहला रोबोकॉप असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अर्जुन तैनात किया गया था। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन बेगमपट एयरपोर्ट में किया गया था, जो कि हैदराबाद में है। और यहाँ पे जो है आईजीआई एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया था। देश का पहला विधानसभा जो है आंध्र प्रदेश बना था, जिसके द्वारा एमएलए के एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस शुरू किया गया था। ऑपरेशन स्ट्राइप जो है यहाँ के पापीकोंडा नेशनल पार्क में शुरू किया गया था, जिसके तहत एक एक्सप्लोरर नाम के बाघ को नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, जिसका नाम था पापीकोंडा नेशनल पार्क। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के द्वारा मानव वन जीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को जो है मान्यता देने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है, क्योंकि पहले 3 राजधानी थी, 3 को हटा के अब सिर्फ एक ही राजधानी जो है नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत के आयुष शेट्टी द्वारा कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा गया है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर। इन्होंने जो है आयुष जो है सिल्वर जीता है, तो गोल्ड ये किसी से हारे होंगे। तो आयुष जो है चीन के विश्व चैंपियन शी युकी से हार का सामना करना पड़ा है, इसके कारण इनको सिल्वर मेडल जीता है। तो आयुष जो शेट्टी ऐतिहासिक उपलब्धि इनके द्वारा बनाई गई है, क्योंकि आयुष शेट्टी पिछले 61 वर्षों में इस प्रतियोगिता के पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। उनसे पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने स्वर्ण पदक जीता था। इस चैंपियनशिप में जो टॉप पे रही है वो रही है दक्षिण कोरिया। कितने मेडल के साथ? 3 मेडल के साथ। ठीक है, 3 स्वर्ण पदक के साथ। और दूसरे स्थान पे रहा है चाइना, 2 स्वर्ण पदक के साथ। ठीक है, गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला डबल सुपर ओवर मैच साउथ अफ्रीका के द्वारा जीता गया था। मनामा में BWF पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रमोद भगत के द्वारा पुरुषों के SL3 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता गया था। 2026 फाइट फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। इंडियन सुपर लीग के इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे सुनील छेत्री। मिलान में विंटर ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष पे थी नॉर्वे। 66 ईयर बाद जम्मू कश्मीर के द्वारा रणजी ट्रॉफी जो है फाइनल जीता गया था। कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। 16th खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के दूसरे चरण की शुरुआत गुलमर्ग में हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है मिलानो कोरिंटो विंटर ओलंपिक्स 2026 में जो है अमेरिका की आइस हॉकी टीम ने 46 साल बाद गोल्ड मेडल जीता था। लखनऊ सुपर जायंट के द्वारा जो एक आईपीएल टीम है, इसके द्वारा नया लोगो लॉन्च किया गया था। और भोपाल में पहली बार राष्ट्रीय दिव्यांग जन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये अनावरण किया गया है सिएटल में। तो ये अमेरिका का एक शहर है सिएटल में, और ये बेसिकली किसी शहरी सरकार ने स्वामी विवेकानंद की पूर्ण आकार की प्रतिमा सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया गया है। ये बेसिकली सिएटल के डाउन टाउन में जो है
वेस्ट लेक स्क्वायर में लगाया गया है। इसका अनावरण सिएटल की मेयर केटी विल्सन और सिएटल में भारत के वाणिज्य दूतावास दूत प्रकाश गुप्ता ने इसका अनावरण किया है। इसकी मूर्तिकार, ये इम्पोर्टेंट, ये भारतीय मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत है। और ये बेसिकली भारत सरकार के द्वारा ये मूर्ति, जो भारत सरकार के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, उसके द्वारा सिएटल शहर को ये उपहार के रूप में दिया गया था। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि पश्चिम देशों में वेदांत और योग के प्रसार में स्वामी विवेकानंद जी का काफी योगदान रहा है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, शिकागो इनका जो भाषण था 1893 में था, वो काफी फेमस था। और इसी पे जो है, इसी को जो है इस प्रतिमा के आधार पर उनका प्रसिद्ध संदेश जो है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, ये भी जो है अंकित किया गया है इस मूर्ति के नीचे। ठीक है, चलिए स्वामी विवेकानंद जी से फैक्ट देखें तो स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थ है वो होता है 12 जनवरी 1863 को, और 12 जनवरी को जो है हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902 को हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी के जो इनके गुरु थे, वो इनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी की जो कोर फिलॉसफी जिस पे ये जो है बात करते थे, वो न्यू वेदांता, प्रैक्टिकल वेदांता को एम्फसाइज करते थे। उनका जो है, उनका मानना था कि जो जीवा इज शिवा, मतलब ह्यूमैनिटी से बढ़कर जो है कुछ नहीं है। गॉड जो है हम लोग को जो है ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए बनाए। वो 4 जगह पे जो है ये विशेष ध्यान देते थे। कर्म योग जो सेल्फलेस एक्शन को बताता है, भक्ति योग डिवोशन को बताता है, जनाना योग नॉलेज को बताता है, और राग योग जो है मेडिटेशन को बताता है। इसके अलावा जो है यूनिवर्सल रिलीजन को, इस सभी धर्म को जो है महत्व देते थे। इनसे रिलेटेड 2 इवेंट है। एक तो जो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1893 में, जिसको शिकागो में जो है हुआ था। यहाँ पे इनके द्वारा स्पीच दिया गया था, जिसमें इन्होंने सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका कह के जो है संबोधित किया था। इसके अलावा जो है इनके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में स्थापित किया गया था, जो कि लोगों के हेल्थ केयर और रिलीफ के लिए काम करता था। इसके अलावा इनके द्वारा वेदांता सोसाइटी का भी जो है विदेश में गठन किया गया था, जैसे न्यूयॉर्क और लंदन में। इसके अलावा जो है ये स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को बढ़ावा देते थे। कास्ट सिस्टम को जो है ये डिक्लाइन करते थे, और अनटचेबिलिटी को ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, और एजुकेशन को जो है ये काफ़ी महत्व देते थे। ठीक है, अमेरिका से अगर मैपिंग हम देखें तो अमेरिका जो है, यहाँ पे इसकी राजधानी जो है, कैपिटल, वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है रॉकी माउंटेन। ठीक है, अमेरिका जो है इसकी जो सीमा ऊपर कनाडा से लगती है, नीचे मैक्सिको से। तो अमेरिका जो है कनाडा से 49 डिग्री पैरेलल लाइन, और यहाँ पे जो है ग्रेट लेक है जिसको हम कहते हैं, इसमें 5 जो लेक आती हैं, इसका याद करने का है। होम्स, हुरियो, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, ये पांचों जो लेक है ये इसकी सीमा बनाती हैं अमेरिका और कनाडा के बीच, जिसमें से ये जो चारों ये बॉर्डर पे स्थित है। लेक सुपीरियर जो है एक अकेला लेक है जो कि पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। इसके अलावा यहीं पे जो है नेगारा फॉल है, जो कि वर्ल्ड वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल के अंदर आती है। इसके अलावा एपेल्चियन माउंटेन जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर की बात करें तो वो है मिसिसिपी, मिसौरी। इसके अलावा जो है रियो ग्रांडे रिवर जो है वो भी यहीं से जो होके गुजरती है, जो कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच जो है बॉर्डर फॉर्म करती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कोलंबिया रिवर है, जहाँ पे आप सिएटल देख रहे हैं, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की जो है प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा जो है सॉल्ट लेक सिटी, ये इसकी एक जो है लार्जेस्ट जो है लेक है। इसके अलावा जो ग्रैंड कैनियन, जहाँ पे जो है बहुत बड़ा जो है
जॉर्ज डीप जॉर्ज जो है वो यहीं पे फॉर्म होता है। और अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर बात करें तो वो है डेथ वैली, जो कि लास वेगास के पास स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटन किए गए दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर के संदर्भ में वन जीवों के लिए बनाया गया एलिवेटेड सेक्शन, जो एशिया के सबसे लंबे सेक्शनों में से एक माना जाता है, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई जो है 12 किलोमीटर है। एलिवेटेड कॉरिडोर मतलब जैसे कि होता है कि नीचे से आपकी गाड़ियां जा रही है और ऊपर से जो जंगल के बीच से जो है ऐसे पासेज बनाते हैं ताकि जानवर जो है आसानी से एक छोर से दूसरे छोर जा सके। तो बेसिकली ये एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है 14 अप्रैल को, और इसकी जो लंबाई है 12 किलोमीटर, ऊंचा हिस्सा उत्तर प्रदेश के गणेशपुर से उत्तराखंड के देहरादून के बीच स्थापित किया गया है, जो कि राजा जी नेशनल पार्क और शिवालिक वन क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा आगामी जनगणना के लिए जो शुभंकर लॉन्च किया गया उसका नाम है विकास और प्रगति। इसके लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं आगामी जनगणना के लिए, वो बनाए गए सुदर्शन पटनायक, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट है। 1 से 7 मार्च तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर द्वारा जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। सेबी के द्वारा सोशल मीडिया पे भ्रामक वित्तीय सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर पर लगाम लगाने के लिए सुदर्शन एआई टूल तैनात किया गया है। केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल द्वारा जल जीवन मिशन 2.0, जिसकी समय सीमा बढ़ाकर 2028 की गई है, इसी के तहत डिजिटल निगरानी के लिए सुजल गांव आईडी लॉन्च किया गया है। इंडियन पोस्ट के द्वारा 24 स्पीड पोस्ट के पहले चरण की शुरुआत भारत के 6 महानगरों से की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई योजना को नाम दिया गया है भाविया। जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान करने के लिए रीसा टाइमलेस ट्राइबल नाम से प्रीमियम ब्रांड को लॉन्च किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रारंभ नाम से अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम में पाई गई गैको छिपकली की नई प्रजाति का नाम किस राष्ट्रीय पार्क के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है रायमोना नेशनल पार्क के नाम पे। ठीक है, तो असम के कोकराझार जिले में रायमोना नेशनल पार्क के पास गैको छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है साइटोडैक्टाइलस रायमोनेसिस। इस प्रजाति का नाम रायमोना नेशनल पार्क के सम्मान में रखा गया, जहां इसकी खोज की गई थी। ये एक बेंट टोड गेको की श्रेणी में आने वाला ये एक छिपकली है। असम में नेशनल पार्क की बात करें तो 8 नेशनल पार्क है असम में। एक है रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा सीखना ज्वाला नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, दिहंग पटगई नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न राइनासोर के लिए फेमस है, और ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, फाइंडिंग से कुछ रिलेटेड फैक्ट देखें तो आईएयू द्वारा मंगल ग्रह पे एक क्रेटर खोजा गया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक एमएस कृष्णन के नाम पे रखा गया था। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक का सबसे दूर आकाशगंगा खोजा गया था, जिसका नाम अलकनंदा के नाम पे रखा गया था। तक्षशिला में कुषाण काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले थे। मिजोरम में सांप की दुर्लभ और नई रीड स्नेक की प्रजाति खोजी गई थी। भारत के अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की 2 नई सिलेंडर प्रजाति खोजी गई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली जो गेको है, ये भी एक बार आंध्र प्रदेश में खोजी गई, लेकिन इसकी दूसरी प्रजाति थी ये। कर्नाटक में लाल गुलाबी रंग के स्ट्रॉबेरी तेंदुए देखे गए थे। बेहद दुर्लभ और फलदार जड़ी बूटी लेपिडा गैट्रिक्स करावाटा 166 साल बाद वेस्टर्न घाट में देखने को मिली थी। देहरादून में जो है अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य मिले थे। बिल्ली की दुर्लभ और दुनिया की सबसे छोटी जंगली प्रजाति द रस्टेड स्पॉटेड कैट जो है राजस्थान में देखने को मिला था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वेस्ट बंगाल में समुद्री कृमि की 2 नई प्रजाति खोजी गई थी। केरल में लिरियोथेमिस केरारेंसिस जो है ड्रैगन फ्लाई की नई स्पीसीज खोजी गई थी। इसके अलावा केरल में ही टेट्राइमियम पैकाइडे पौधे की नई प्रजाति खोजी गई थी।
केंद्र सरकार के द्वारा डीप ओशन मिशन के तहत लक्षद्वीप में न्यू स्क्वाड लॉबस्टर की नई प्रजाति खोजी गई थी। और मेघालय में जो है स्ट्रोबिलेंथिस खसियान नाम की दुर्लभ पौधे की प्रजाति पाई गई थी। असम में जो है मछली की नई प्रजाति गिटचैक नकाना पाई गई थी। अरुणाचल प्रदेश में 189 साल बाद हेक्लिया मोनोफिला पौधे की प्रजाति पाई गई थी। और केरल में केचुआ की नई प्रजाति ड्रेविडा बज्झानिया खोजी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई सेफ हर पहल के तहत किस वर्ष तक 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये 2029 तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो इसे जो है ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण जो दिया जाएगा, ये इसके लिए ई सेफ हर पहल चालू किया गया है। इसके तहत इसका उद्देश्य है कि अगले जो 3 वर्ष है इसमें ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं को साइबर सखी के रूप में प्रशिक्षित करना, और ये पहल 2029 तक देश भर में विस्तार करने की योजना रखता है। इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, सीडेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। पहले चरण में ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चालू किया जाएगा। कुछ स्कीम देखे तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मॉडिफाइड उड़ान की समय सीमा बढ़ाकर 10 वर्ष की गई, जो 2026 से लेकर 2036 तक रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना की भी समय समय बढ़ाकर 2028 किया गया है। पीएम कुसुम योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2027 किया गया है। जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर 2028 किया गया है। पीएम मुद्रा योजना को जो है अभी 11 वर्ष पूरे हुए हैं, जो कि स्टार्ट हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आर वैशाली। तो आर वैशाली ने जो है एक भारतीय ग्रैंड मास्टर है। साइप्रस में आयोजित फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है, और इस ऐतिहासिक जीत के साथ वो महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। मतलब दूसरी बनी, तो पहली कौन थी? तो पहली थी कोनेरो हम्पी, जिन्होंने 2011 में ये विश्व चैंपियनशिप मैच के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, और अभी जो है इन्होंने जो फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता है, वो किसको हरा के जीता है? रूस की कैटरीना लैग्नो को हराकर इन्होंने जीता है। और अब जो इनका मुकाबला जो होगा, जब ये विश्व चैंपियनशिप खेलेंगे, तो इनका मुकाबला जो है चीन की जू बेन जुन से होगा। और इसके लिए जो है ये, इसके अलावा अगर पुरुष वर्ग की बात करें, तो पुरुष वर्ग में जो है जो डी गुकेश है, इन्होंने भी कैंडिडेट्स पहले ही जीत चुके हैं। और अब ये वैशाली के साथ ही डी गुकेश पुरुषों के वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे, और फीमेल कैटेगरी में जाएंगी आर वैशाली। ठीक है, कल मैंने आपसे पूछा था ईरान अमेरिका के बीच आयोजित किया गया शांति वार्ता को क्या नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था इस्लामाबाद टॉक्स। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कहां पर गगनयान का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? कोची, कुर्नूल, श्रीहरिकोटा या चेन्नई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक